पा रही है उसके इस बजट के आंकड़ों पर भरोसा क्यों करे। वो लखनऊ समेत यानी यूपी समेत दिल्ली को भी लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। वही नजर आया, काफी एग्रेसिव उनका ये स्टेटमेंट रहा है। संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सभी के दिमाग में सवाल है कि बजट आ गया, क्या मिला। आम जनता को तो यही फर्क पड़ता है कि उसकी थाली में क्या बचेगा मिलेगा तो छोड़ दीजिए, बचेगा, दूसरा उसकी जेब में क्या बचेगा, या मिल भी रहा है तो जरा बात कीजिए। व्यापारी कितने खुश हैं, आप कहां पर हैं, किन लोगों के बीच में हैं, सवाल जवाब कीजिएगा। बिल्कुल जीनत, स्वाभाविक सी बात है कि सभी की नजरें जो हैं वो आज टेलीविजन पर थी कि किस तरीके का बजट सामने आएगा। हालांकि मिडिल क्लास को देखिए एक जो राहत मिली वो ये मिली है कि 12 लाख पर उनको 12 लाख की इनकम पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर ये 15 लाख होता तो और बेहतर होता। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, देखिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। संजय गुप्ता जी, आज संतुष्ट हैं आप लोग बजट से? देखिए, बजट के दो पार्ट हैं। अगर जनता के लिहाज से देखेंगे तो जो वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल लास्ट में 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स को आयकर मुक्त रखा है, ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और इससे देश की जनता की क्रय क्षमता बढ़ेगी, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा और लोग कागजों में और ज्यादा अमीर बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं संतोषजनक है। लेकिन व्यापार मंडल को, व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी वित्त मंत्री जी से। वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के लिए डायरेक्ट कहीं कुछ ज्यादा व्यवस्था नहीं रखी है। स्टार्टअप के लिए भले उन्होंने फंड रखा है और एमएसएमई सेक्टर की उन्होंने बात कही है, लेकिन कितनी क्या कैसे होगी इसको भी और देखना पड़ेगा, क्योंकि वित्त मंत्री जो बजट पेश करती हैं ये बजट समझ में ही 2 दिन बाद आता है। अब ये जो 12 लाख तक की बात उन्होंने कही है इसको भी समझना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप ब्रैकेट तो नहीं जाएगा, इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 12 लाख वाला जो कदम है ये सराहनीय है। हम लोग 15 लाख की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन 12 लाख भी संतोषजनक है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी की इस कदम के लिए उनकी सराहना करता है। लेकिन व्यापारियों की और चिंता करनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को ई कॉमर्स की पॉलिसी, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी और व्यापारियों के साथ साथ जो भी इनकम टैक्स देता है उसको कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए था। इसकी व्यवस्था सरकार को रखनी चाहिए थी और हम लोगों की अपेक्षा थी कि बाजारों में सीसीटीवी कैमरे की योजना आनी चाहिए थी। बाजारों में पिंक टॉयलेट महिला व्यापारियों के लिए और बाजारों की सुरक्षा के लिए सरकार को थोड़ी चिंता करनी चाहिए थी। वो सारे विषय इसमें नहीं आए हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए और स्टार्टअप के लिए उन्होंने बात कही है, वो संतोषजनक है। बाकी कई विषयों पर उन्होंने घटाने और बढ़ाने की बात कही, वह भी देखना पड़ेगा कि उसका प्रारूप क्या है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। आज का बजट आप लोग ने भी देखा होगा, कितना सेटिस्फाई हैं, क्या चाहती हैं, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था? मैं खुद 10 ईयर्स से बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं स्टार्टअप में नहीं हूँ, तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे देश में बेरोजगारी जो है उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जो हमारे देश में जो भी बेरोजगारी है वो पूरी तरह से हमें लगता है कि अब ख़त्म हो जाएगा अगर इस प्रयोजन क्या कहते हैं, मतलब इसको अडॉप्ट किया जाए। तो आपको लगता है कि दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं, चाहे सिलेंडर की बात कर ली जाए, पेट्रोल की बात कर ली जाए, दाल चावल आटा चीनी सब, ये सब सस्ता होना चाहिए था? इस पर भी कुछ बिल्कुल होना चाहिए था। हाँ, इसकी ही तो मेन ज़रूरत है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सस्ता होना ज़रूरी है। और साथ के साथ लेकिन बजट का मैं ये कहूँगी कि उम्मीद भरा है महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए, जो रोजगार के जो अवसर दिए जा रहे हैं जो इस बजट के थ्रू, वो मुझे थोड़ा उम्मीद भरा दिख रहा है। और बट जहाँ तक चीज़ों के सस्ते होने की बात है तो वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है। आपने भी देखा होगा बजट को लेकर कितना आप सेटिस्फाई? अभी तो काफ़ी कुछ उन्होंने क्लियर नहीं बोला है। मैक्रो लेवल पे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं, लेकिन धरातल पे कितना आएगा ये भी कहना मुश्किल है। ठीक, ये सवाल तो है ही। अर्पित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीए हैं, और सैलरी के बारे में मुझे लगता है सीए से बेटर कोई नहीं बता सकता। अर्पित जी, समझाइए, ये जो स्लैब आई है इस पे सच में खुश होना चाहिए। वो अलग विषय कि कितने प्रतिशत भारतीयों की सैलरी 12 लाख के आसपास है, उस पे ना जाके भी ये स्लैब इजी शब्दों में समझाइए, जेब में कितना बच पाएगा? सो मच फॉर करेक्टिंग। और इस स्टेज पे जैसा कि अभी चूंकि फाइनेंस एक्ट आया है और जितनी जानकारी अभी अवेलेबल है उसके आधार पे अगर मैं बात करूं तो एक 12 लाख रुपए अगर मैं पहले के सिस्टम को अभी के सिस्टम से कंपेयर करूं तो जो लोग पहले 12 लाख रुपए कमा रहे थे और अब जो लोग 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो नेट सेविंग अगर उनकी जेब में देखी जाए तो करीब 80,000 के आसपास की नेट सेविंग हो रही है।
तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो 12 लाख रुपए की सैलरी अर्न कर रहा है, उसको अगर 80,000 की अर्निंग हो रही है, तो दिस इज सपोज टू बी अ बिग सेविंग फॉर हिम। हाँ, ये थोड़ा और इजी वर्ड्स में सच में एक बड़ा चेंज हुआ है, मतलब कितना बेनिफिट होगा अगर इसे समझे तो, और किस तरह से बचाए जा सकते? क्या ये डायरेक्ट सेव होंगे पैसे कि किस तरह से? थोड़ा सा समझाइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, जो टैक्स का स्लैब है, ऑब्वियसली ये एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है किसी भी जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर। तो अगर सपोज आप गवर्नमेंट को पहले अगर मैं इसको अमाउंट वाइज कंपेयर करूं, तो पहले अगर कोई 12 लाख रुपए एक साल में अर्न कर रहा था, तो लगभग वो 80,000 रुपए के आसपास का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा था। और आज की डेट में अगर वही व्यक्ति 12 लाख रुपए अर्न करेगा, तो 80,000 रुपए वो गवर्नमेंट को नहीं देगा। तो गवर्नमेंट का इसमें 80,000 रुपए का लॉस है, और एक इंडिविजुअल पूरे साल में 80,000 की नेट सेविंग अपने घर में ला सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे, इससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जो आपकी सेविंग हो रही है, एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसी महंगाई को कैटर करने के जो बाकी कई रास्ते तो गवर्नमेंट मेजर अडॉप्ट करेगी ही करेगी, जिससे कि महंगाई कम हो। लेकिन अगर आपकी जेब में 80,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो भी आप उस महंगाई का सामना कर सकते हैं। और ये नेट सेविंग उन सभी लोगों के लिए है जो इवन अगर कोई 12 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो ये उन सभी लोगों के लिए नहीं है। 12 लाख से जैसे ही आप ज्यादा अर्न करेंगे, तो 87A सेक्शन में एक जो रिबेट मिलती है, वो रिबेट खत्म हो जाएगी, और अगेन आपकी इनकम 8 लाख रुपए ही एग्जेम्प्ट हो पाएगी। तो अगर हम नेट इनकम देखें, तो वो 8 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट है। और अगर 8 लाख से 12 लाख के बीच में कोई कमा रहा है, तो भी उसका टैक्स 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई 12 से ऊपर जाएगा, तो उसकी इनकम अगेन 8 लाख पे ही आ जाएगी, और 8 लाख तक की ही नेट छूट उसको मिल पाएगी। मैं इसमें आपसे 80C भी समझूंगी, सेक्शन 24 भी, क्योंकि आपने एक सेक्शन का जिक्र किया, और 80D भी। इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिडक्शन है, और आज से नहीं बल्कि जब से इनकम टैक्स चल रहा है, तब से गवर्नमेंट ने इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 80C में 1.5 लाख रुपए तक और 80D में 50,000 रुपए तक की छूट दे रखी है। लेकिन ये छूट सिर्फ पुरानी स्कीम के तहत मिला करती थी, और जो ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स है वो आज भी है, लेकिन वो ऑप्शनल है। जो लोग उस ऑप्शनल स्कीम को अडॉप्ट करेंगे, उन्हें ही ये 80C 80D में 1.5 लाख रुपए और 80D में 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। जो लोग न्यू स्कीम में अडॉप्ट कर लेंगे, न्यू स्कीम बाय डिफॉल्ट वैसे मैंडेटरी है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई स्कीम को ओल्ड को अडॉप्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए न्यू स्कीम ही एप्लीकेबल होगी, और न्यू स्कीम में 80C या 80D का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली चूज करेंगे कि आपको ओल्ड स्कीम चाहिए, तभी आपको 80C या 80D का बेनिफिट मिलेगा। अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि आपने ऑप्शनल का जिक्र किया, आप क्या चूज करेंगे लोग? पुरानी जो स्कीम की रिजीम थी टैक्स वाली, या फिर अभी वाली? हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि वो जो नया टैक्स स्लैब आया उसे चूज करें। ओल्ड स्कीम को खत्म कर दें, ओल्ड स्कीम को यूज करना बंद कर दें, और इफेक्टिवली भी अगर मनी टर्म्स में भी देखा जाए, तो न्यू स्कीम इज मोर बेनिफिशियल देन ओल्ड स्कीम। कई अनटिल एंड अनलेस एक व्यक्ति जिसके पास में होम लोन भी है, जिसके पास में 80C की इन्वेस्ट ज्यादातर लोगों के लिए न्यू स्कीम ही बेनिफिशियल जिक्र हुआ, ये भी थोड़ा सा समझाइएगा। आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है किन्हीं कारणों से। अब इस पर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की भी कोशिश करेंगे। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। हरनाम जी, सैलरी क्लास वाले तो खुश हैं, किसान खुश क्यों नहीं है? किसान खुश होते ही नहीं, दरअसल ये शिकायत रहती है सरकार को। कोई विशेष कारण, या आपको लगता है कि यूरिया खाद को लेकर दिक्कत होती है? जो MSP पे गारंटी की बात हुई वो फॉलो नहीं हुआ, कहा गया किसान की इनकम 2 गुनी कर दी जाएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी, सब चुनावी मुद्दे रहे इसी सरकार के।
हर चुनाव से पहले, और सरकार भूल गई। इन सारी बातों में आपके द्वारा एक बात कही गई कि किसान खुश नहीं होते। किसान खुश कहाँ से हों? हमारे जो बाबा थे वो किसान थे, हमारे पिताजी किसान हैं, हम किसान हैं। लेकिन अगर इस आंकड़े को आप पूरे देश का आंकड़ा निकाल के सामने, देश के सामने रखोगी, तो आज जो किसान हमारी पीछे की पीढ़ी थी वो मजदूर हो गई। वो जो मजदूर थे वो आज आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। समस्या ये है कि आपने एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट पे जो 18-28% जीएसटी लगा दिया। कृषि प्रधान देश में जहां पर जीएसटी लगा दी जाती हो एग्रीकल्चर के सामान को पे, तो उस देश का किसान कहां से सरवाइव कर पाएगा? हमें कोई बता दे भाई, वित्त मंत्री बता दे, देश का कोई जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री लोग आज चर्चा करेंगे कि ये मिल रहा वो मिल रहा। यूरिया डीएपी की तो बात छोड़ दो, आज तो ऑर्गेनिक खेती के नाम पे जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो लोगों को धोखा दिया जा रहा। और 2 दिन पीछे की मैं आपको बात बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश की कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने 20 रुपया किराया बढ़ा दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोर मालिकों ने 20 रुपया क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार, उन बुद्धिजीवियों से जानना चाहता हूं कि सरकार ने 20 रुपया क्विंटल किराया बढ़वाया है या वो कौन सा व्यक्ति है, वो किसके इशारे पे बिना सरकार की सहमति, बिना किसानों से बात किए 20 रुपया क्विंटल किराया कैसे उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने बढ़ा दिया? मतलब उनकी माफियागिरी है, किसानों के ऊपर डकाई। और मैं आपको बता रहा हूं, आप सवाल करना, आप चर्चा में रहेंगी दिन भर। जो लाल आलू है, आलू तो आप भी खाती हैं, और जो सफेद आलू है, एक ही कोल्ड स्टोर के बॉक्स में 340 रुपया चिप्सोना सफेद आलू का किराया और 300 रुपया किराया कर दिया है उसका लाल आलू का। मतलब इस स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस स्टूडियो में जो लाइट जल रही, एसी जल रही है, इसमें अलग से कोई बिजली का चार्ज जो हरनाम सिंह पे फोकस कर रहा है कैमरा, क्या उस पे अतिरिक्त बिजली का खर्च आ रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन स्टोर माफियाओं पे। और मैं आपको बता दूं, इस आलू किसानों की लड़ाई को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गन्ना की तो बहुत लड़ाई होती है, खेत से लेकर सड़क तक हम लड़ेंगे। और सरकार ने अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया ना, तो मैं आपके भारत समाचार से ये घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश का आलू किसान सड़कों पे आलू फेंक देगा, कोल्ड स्टोर में नहीं रखेगा, और विधानसभा और 5 कालिदास मार्ग पे छल्ली लगाएंगे हम आलू की। अब किसानों के मुद्दे पर तो एक समस्या ये भी आती है कि किसान जो है, शायद हमने इस देश में जितना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, और जिस तरह से वो बिखरा, किसानों की एकजुटता और अलग अलग गुट, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या रही। हम ये नहीं कहते कि किसानों के पास समस्याएं नहीं है या उनकी समस्याएं जायज़ नहीं है, क्या किसान खुद एकजुट है? मैं आपसे बात करूंगी, लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। लोकेश, कहां पर हैं आप, जरा बताइएगा, और बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की? खुश हुए बजट से? देखिए, देश का बजट पेश हो चुका है और इस वक्त मैं गाजियाबाद में ही मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ कई सारे सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं, जो कि हम इनसे पूछेंगे कि आखिर हमारे बजट का रिएक्शन क्या है। सर, आप बताइए कि बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ है, आपको कैसा लग रहा है ये बजट? बहुत अच्छा बजट है। एक तो सीनियर सिटीजन की लिमिट जो है 7 लाख से जो है उन्होंने 12 लाख कर दी है, और जो टैक्स कटता था 15,000 रुपये वो 1 लाख कर दिया है। और आपकी कैंसिल 32 दवाइयों पर उन्होंने जो है बिल्कुल कोई भी टैक्स, सारे टैक्स रिज्यूम कर दिए हैं। और मतलब सो मैनी फैसिलिटीज एंड अदर सेक्टर्स, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा इससे, और ख़ासतौर सीनियर सिटीजन को बहुत फ़ायदा है। जिनकी 12 लाख रुपए तक इनकम है साल की, वो एग्जाम से है, उनको कोई टैक्स नहीं देगा। अच्छा, इस बार सर बिहार के लिए एक बड़ा एलोकेशन किया गया है, करीब 59,000 करोड़ का। चुनाव के मद्देनजर हर कोई कह रहा है चुनाव के लिए ये किया गया है। चुनाव भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन बिहार को आवश्यकता भी थी। अगर देखा जाए आसपास के सभी स्टेटों में, तो बिहार पिछड़ा हुआ स्टेट है, अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कराए तो बहुत अच्छा करा।
इसके अलावा कई जगहों पर ये कि स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी सीट्स बढ़ाई गई हैं। मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई हैं कि 75,000 सीटें 5 साल में पैदा करेंगे, तो ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 75,000 मेडिकल में डॉक्टर्स नए तैयार होकर आएंगे जो पहले नहीं थे। तो सबसे अहम बात कि आम आदमी के लिए जो टैक्स स्लैब है वो 12 लाख तक के लिए छूट कर दी है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये मिडिल क्लास के लिए एक तोहफा है, ये समझ लीजिए आप। इससे बढ़िया और क्या होगा, जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दिया। अच्छा, और क्या कुछ बजट में आपको लग रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें अभी बहुत सारी खामियां हैं, किसानों में थोड़ी सी मायूसी है कि उनको लेकर के बहुत कुछ नहीं घोषणा, लेकिन फिर भी बतेरा दिया है इस बार किसानों को, ऐसी बात नहीं है, किसानों के लिए है। अब बाद में भी अभी खुलेंगी इसमें, अभी इलेक्शन के बाद, तो ऐसी बात नहीं है। बार विपक्ष का तो काम ही बोल रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आपने क्या कुछ एक्सपेक्ट किया था बजट में, क्या वो पूरा हुआ? जैसे आपने बताया कि 12 लाख रुपए जो एफडी के इनकम में छूट दी है वो बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए पहली बार सोचा है। और जैसा आप पूछ रहे थे कि किसानों के लिए कुछ किया है नहीं किया है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है। और बात चल रही है कि जो गन्ने पे जो रेट है वो जल्दी उसमें कुछ सुधार और बढ़ावट की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम लोग इनका भी रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप आगे आइए, बताइएगा क्या कुछ आपने देखा बजट के अंदर, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी? ऐसा है, बहुत इनिशियल स्टेज है लेकिन ज़्यादा तो नहीं देख पाए। कुल मिला के एक जो मेजॉरिटी पब्लिक को जो है लोअर मीडियम क्लास और मीडियम क्लास के जो टैक्स की जो 12 लाख की छूट करी है वो अपने में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मैं मानता हूँ। जो पहले 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5, 5, 7 को सीधा 12 कर देना, अपने में करीब 80-90% बढ़ा देना, एक बहुत बड़ी पब्लिक को बहुत बड़ी राहत है। हाँ, बार बार पब्लिक, एक बार हम जब सुबह भी चर्चा कर रहे थे तो ये पूछ रही थी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसको लेकर के कोई फैसले ऐसे लिए गए, कुछ था आपके जहन में ऐसा? इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, अभी शुरुआत ही है, बाकी ये जो बजट पेश हुआ इसके बाद देखा जाएगा क्या होना, कैसे सब चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। देखिए, अभी दरअसल बजट एक बहुत बड़ा जो है वो डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको अभी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद इस बजट को जो है समझने में थोड़ा सा समय लेंगे। तो ये तो आम आदमी है, लेकिन सबको फौरी तौर पर जो 12 लाख का तक आय पर जो आयकर के है उस पर छूट दी गई है, वो एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे बड़े फैसले के तौर पर जो हर आदमी समझ भी रहा है कि बिहार को आवश्यकता तो थी एक स्पेशल पैकेज की, लेकिन 59,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन किया गया है वो बिहार को आने वाले चुनाव के मद्देनजर किया गया है, और वह वहाँ के लोगों की ज़रूरत भी थी। तो इसके अलावा कई और भी फैसले हैं, जैसे ईवी जो कि गाड़ियाँ होंगी वो सस्ती होंगी, कई जगहों से टैक्सेस हटाए गए हैं, कई आइटम्स हैं जिस पर से सेस हटाए गए हैं। तो ऐसे जो फैसले लिए गए हैं ये लॉन्ग टर्म के फैसले हैं, और इसके बाद ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। हालांकि स्टॉक मार्केट अभी गिरा है लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है, तो अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा कि आखिर बजट के अंदर क्या है, क्योंकि एक लॉन्ग इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है उसकी, उसी के बाद लोग कुछ कह पाएंगे। जी, लेकिन देखिए, अगर आप 8 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो आप 30,000 का आपको बेनिफिट होता है, 9 लाख तक पे 40,000 का, 10 लाख तक पे आपको 50,000 का बेनिफिट होता है। अगर आप 11 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो 65,000 का, 12 लाख, ये 12 लाख आज बहुत चर्चा में, वैसे कभी 15 लाख भी हुआ था लेकिन वो चुनावी मुद्दा था, हम उस पर नहीं जाएंगे। ऑन अ लाइट नोट, 12 लाख आज चर्चा में, तो उस पर आपको 80,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। 18 लाख अगर आप अर्न करते हैं तो 70,000 रुपये, 20 लाख पे 90,000, 24 लाख पे 1,10,000 रुपये। वो अलग सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीय 12 लाख रुपए कमा पाते हैं, कितनों किया है। किसान तो नाखुश नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी मयूरी भी हैं हमारे साथ, और टैक्स स्लैब को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। मयूरी, ओवर टू यू, जरा बताइए कितनी राहत मिली है। जीनत आपका, तो देखिए बजट जो है देश का वो आज पेश हो गया है। इसका इंतजार था, हर एक वर्ग और हर एक तबके को उम्मीद थी कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या कुछ होगा, और ये देखिए हम आपको बताएंगे कि बजट में आखिर क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा, 12 लाख की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। और देखिए टीसीएस की सीमा जो 7 लाख थी उसे अब बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि देखिए टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, ये बड़ी राहत दी गई है। साथ ही देखिए स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे।
साथ ही कौशल विकास में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। और देखिए IIT में 6500 सीटें और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल के क्षेत्र में भी देखिए यह ऐलान किया गया है। 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। ये भी आपको टैक्स से जुड़ी जानकारी हम बता दें। और देखिए 16 लाख से 20 लाख इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। साथ ही 20 लाख से 24 लाख इनकम पर 25 लाख टैक्स लगेगा। 25%। हाँ जी। और देखिए 8 से 12 लाख इनकम पर 10% जो टैक्स है वो लगेगा। और 12 से 16 लाख इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। और आगे 4 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख इनकम पर 5% जो टैक्स है वो लगेगा। तो देखिए हर एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हर एक वर्ग पर सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो देखने को मिलेंगी। और देखिए टैक्स को लेकर और ये बजट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हमारी सहयोगी जीनत लगातार चर्चाएं कर रही हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। ठीक मयूरी, बहुत शुक्रिया। और ये बजट की बड़ी बातें भी समझा दी मयूरी ने, और क्या मिला क्या नहीं मिला वो बातें भी हुई हैं। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं चर्चा में लगातार। राहुल, छोटे उद्योगों को स्पेशल क्रेडिट कार्ड की बात हुई है। MSME सेक्टर पे एक छप्पर फाड़, ये कहा गया कि ठीक है 5 करोड़ था 10 करोड़ कर देते हैं उसको। IIT पटना का विस्तार, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन जो स्टार्टअप और MSME है, राहुल गांधी हमेशा MSME को लेकर सवाल उठाते थे कि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। स्पेशली आफ्टर कोविड कमर टूट गई MSME सेक्टर की। लगता है कि सर्जरी हो पाएगी, क्योंकि MSME फिट होगा तो ही मिडिल क्लास लोअर क्लास के पास कुछ बचेगा, कुछ कमा पाएंगे वो। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए हम उदाहरण के लिए आपको बताना चाहते हैं, जब हम दुनिया में एक वाइब्रेंट इकोनॉमी की बात करते हैं तो US हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और आपको मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि US इकोनॉमी में स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेसेस का रोल उसके GDP में करीब 50% के आसपास है। तो कोई भी इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी अगर अपने स्टार्टअप स्मॉल बिजनेसेस को, MSMEs को और स्टार्टअप्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से हमारे GDP बढ़ेगा। और GDP बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, मार्केट में डिमांड्स बढ़ेंगे और इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि MSME के फील्ड में जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है कि 5 करोड़ से बढ़ा के उस 10 करोड़ तक लोन का अनाउंसमेंट सीमा बढ़ाने का जो हुआ है, और स्टार्टअप्स को भी जो सपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है लोन्स के फॉर्म में, ये अपने आप में निश्चित रूप से GDP के कंट्रीब्यूशन में इन 2 एरियाज को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही वेल थॉट प्लान है। और इसका असर आपको दिखेगा आने वाले समय में। हम एक सही रास्ते पे जा रहे हैं और यह आने वाले समय में हमें एक बेहतर। लेकिन राहुल, अगर हम इसे माने, अगर हम स्टार्टअप्स की बात कर लें या फिर MSME सेक्टर की बात कर लें, हमें उनका सक्सेस रेट भी तो देखना होगा ना। सक्सेस रेट भी कि ठीक है कि हर साल लाखों लोग स्टार्टअप प्लान करते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर लास्ट में वो रकम नहीं चुका पाते हैं। सरकार बेशक से बढ़ाती रहे उस नंबर्स को। आप 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, अब तो 1000 करोड़ सुनते हैं तो वैसे करोड़ बहुत छोटा लगने लगता है गवर्नमेंट की ज़ुबान से। तो उसका सक्सेस रेट भी तो देखना होगा ना। हमारी क्या पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हैं, लचीलापन है उन पॉलिसीज में? देखिए, सक्सेस रेट और कोई भी बिजनेस फेल्योर की हम बात करें तो सिर्फ स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेसेस ही फेल नहीं होती हैं। आप बड़े कई सारे कंपनीज इंडिया में फेल हुए हैं और विदेशों में भी फेल हुए हैं। तो वो एक अलग डिस्कशन का विषय है, क्यों फेल हुए हैं उसके बारे में काफी कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए किसी भी बिजनेस में उसके सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट काम करता है, पॉलिटिकल पॉलिसीज काम करते हैं, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो काम करते हैं, मार्केट का जो डिमांड है वो काम करता है। तो आप देखिए कि स्टार्टअप्स के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करके वहाँ पे एक R&D इकोसिस्टम डेवलप करके, खासकर स्टार्टअप्स के लिए, कि जो भी स्टार्टअप्स नए या जो भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं उनके स्केलेबिलिटी को और उनको सस्टेनेबल बनाने की दिशा में क्या न्यू नॉलेज, क्या इनोवेशन, क्या नए तरीके हम
हम ला सकते हैं R&D के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, इससे हम स्टार्टअप्स के सक्सेस के पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को हम इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रयास से, जैसा आपने देखा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में नेशनल लेवल के एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट की जो बात हो रही है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस निश्चित रूप से और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस दिशा में। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो बजट आया है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, विपक्ष कह रहा है ये चुनावी बजट है। अखिलेश यादव कहते हैं हमें तो सरकार के आंकड़ों पर जरा भी भरोसा नहीं है मतलब नहीं है। किसान अभी खुश नहीं है और 12 लाख की बात हो रही है, लेकिन लोगों की जेब में कितना बचेगा। एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम यह है कि लोगों की सेविंग खत्म हो चुकी है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। आप जितनी डिमांड और सप्लाई की चेन को बैलेंस करने की कोशिश करें, वो बन नहीं पा रही है। शायद इससे सर्जरी हो जाए इस बजट से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं